जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। परागकण अपन देख रहे थे, उसका पहला जो पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। परागकण की संरचना अपन ने देखी थी और जो 60% की अपन ने बात की थी कि कुछ जो एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में दो कोशिकीय की अवस्था में वो जड़ते हैं और बाकी बचे हुए में क्या होता है, जननी जो कोशिका है वो विभक्त होती है, विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और 2 से 3 हो जाती है कोशिका। ठीक है, वहां तक अपन ने परागकण वाले टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के सेशन में उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटे छोटे परागकण के जो पॉइंट्स है वो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो स्टार्ट अपन करते हैं। परागकण का जो बचा हुआ पार्ट है वो पोलन ग्रेन जैसे इंग्लिश में अपन कह रहे हैं। तो परागकण के जो है कुछ तो यूज है और कुछ क्या है, डिसयूज है। ठीक है, कुछ जो पॉजिटिव पार्ट जिसे अपन कह सकते हैं कि मतलब जो अपने लिए काम के हैं और कुछ जो काम के नहीं है। तो यूज और डिसयूज की अगर अपन बात करें वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है इसके नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, परागकण के नेगेटिव पॉइंट की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे जो एलर्जीज है, क्या है, बहुत सारे एलर्जीज, जिसे हिंदी में भी अपन क्या कह रहे हैं, एक तरह से एलर्जी ही कह रहे हैं। तो परागकण जो है बहुत सारे जीवों में एलर्जी का एक स्रोत है। ठीक है, अलग अलग पादप जो है, अलग अलग जाति के जो पादप है उनसे अलग अलग एलर्जी हो सकती है। मोस्ट कॉमन अगर अपन बात करें तो एक तो श्वास की और दूसरा स्किन और तीसरा आईज की जो है ये एलर्जी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो एलर्जी का जो मेन सोर्स है परागकण वो यहां पर अपने को देखने को मिल सकता है और साथ साथ में जो श्वसनी विकार है, ठीक है, श्वसनी विकार जो है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है परागकण। ठीक है, उसके लिए भी उत्तरदायी है परागकण। श्वसनी विकार की अगर अपन बात करें तो इसमें आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में दोनों विकार पढ़ रखे हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो दोनों ही यहां पर एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं। उसमें एक तो अपने पास आता है अस्थमा, कौन सा मां, अस्थमा, और दूसरा अपने पास आता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अस्थमा के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैं वापस से नहीं बता रहा। ब्रोंकाइटिस जहां पर भी आइटिस शब्द आता है, वैसे ब्रोंकी जो शब्द अपन यूज में लेते हैं ये अपन यूज में लेते हैं श्वसनी के लिए। किसके लिए, श्वसनी के लिए। जब श्वसन तंत्र आप पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं कि ये आपके पास कुछ इस प्रकार से ट्रेकिया होता है, फिर ये आगे चलकर ब्रोंकियाई में टूटती है, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से क्या होता है जो लंग्स है उसके अंदर टूटता रहता है। ठीक है, तो ब्रोंकी जो है वो श्वसनी हिंदी में से अपन कह रहे हैं और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जिसे अपन बोलते हैं प्रदाह या सूजन। ठीक है, प्रदाह या सूजन। तो ब्रोंकस में अगर जैसे मान लो ब्रोंकस या श्वसनी इस प्रकार से है पहले, अब इसमें अगर सूजन आती है तो क्या होगा, ये बीच का जो स्पेस है वो तो कम होगा क्योंकि इस प्रकार से सूजन आई है इसमें एक साइड, ये दूसरी साइड इसमें सूजन आई है। तो सूजन आई है तो यहां जो हवा पास हो रही थी और इसमें जो हवा पास होगी उसमें जो डायमीटर है, जो व्यास है वो यहां पर कम होगा, तो सांस लेने में दिक्कत एक तरह से आई। तो वही क्या है, ब्रोंकाइटिस है। ये भी आपको बता रखा है उस चैप्टर में, वैसे आपको बता रखा है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको यहां से बता रखा है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो चलो ठीक है, नॉर्मली अपने को मिल रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है कि इंडिया में स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, खाने पीने की थोड़ी सी किल्लत हुई थी, कमी हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था, गेहूं को इंपोर्ट करके लाया गया था। जो गेहूं है उसे आयात किया गया था। ठीक है, आयातित गेहूं अपन इसे लिख सकते हैं। तो उसके साथ में क्या हुआ, एक जो पादप जिसे अपन कहते हैं गाजर घास, ठीक है, गाजर घास, या इसे अपन कहते हैं पार्थेनियम। क्या कहते हैं, पार्थेनियम। ये भी उसके साथ में फ्री आ गई, किसके साथ में, गेहूं के साथ में। ठीक है, उसके जो बीज थे उसके साथ में आ गए। तो गेहूं वगैरह को खाया या उसे अपन ने उगाने के काम में लिया, तो उसमें जो गाजर घास थे, पार्थेनियम थे, वो भी साथ साथ में उगे। ठीक है, तो इसके जो पोलेन थे वो भी एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल, इसके जो परागकण है वो भी क्या है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। आ रही है बात समझ में। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है कि परागकण का एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट अपने लिए। ठीक है, जो एलर्जी वगैरह है या जो श्वसनीय विकार है वो यहां पर कर रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव भी है, ये तो अपने पास हो गया नेगेटिव, लेकिन इसके पॉजिटिव भी
है यहां पर कुछ कुछ फायदे भी हैं। जैसे जो परागकण है आज के समय में कुछ जो अपने पास एथलीट्स हैं या जो धावक घोड़े हैं, ठीक है, जो भागने वाले जो घोड़े हैं उनको परागकण दिए जा रहे हैं, चाहे तो सिरप की फॉर्म में चाहे टेबलेट की फॉर्म में, ठीक है, या तो उसे आप दे दो टेबलेट्स की फॉर्म में या उसे आप दे दो सिरप लिक्विड की फॉर्म में। तो ये जब आप परागकण उसे दोगे तो वहां पर उसको क्या मिलेगी, एक तरह से एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा उसे मिलेगी। तो परागकण जो है ऊर्जा के स्रोत के जैसे भी काम करते हैं, ठीक है, ऊर्जा भी वहां पर देते हैं। अब ये कैसा अब इंडिया में भी मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो पोलिन सिरप है या टेबलेट्स है वो वेस्टर्न जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, पश्चिमी जो कंट्रीज है वहां पर ये काम में ले रहे हैं अधिकतर। और पश्चिमी देश वर्ल्ड मैप आप देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नाम है, उसमें लगभग 12 कंट्रीज जो आती है, ठीक है, मोरक्को वगैरह है, कुछ मुझे तो पूरा याद नहीं है क्योंकि मैं तो बायो से ही हूं। बाकी जो आपके कोई साथ वाले हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले तो उनसे आप पूछ सकते हैं, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने देश है आपके पास, टोटल है 12 कंट्री है पश्चिमी देश, और वहां पर जो है एथलीट्स और जो धावक घोड़े वगैरह हैं वो इनको भी यहां पर दिया जा रहा है। परागकण के जो प्रोडक्ट है वो चाहे टेबलेट में आप दे दो चाहे तो सिरप में आप दे दो, मार्केट में सारे के सारे जो है अवेलेबल है, ठीक है। एक तरह से परफॉर्मेंस को वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो अपन ने बात कर ली, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों के। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्योंकि जब अपन फीमेल वाला जो मादा वाला पार्ट देखेंगे उसमें जिसमें एक शब्द अपन यूज में रहता है परागण, ठीक है, फीमेल में नहीं, ये गलत टर्म है, परागण, पोलिनेशन जिसे अपन बोलते हैं, इसमें नर और मादा के जो भी गैमेट्स है वो एक दूसरे के पास आते हैं। बाकी डिटेल में डेफिनेशन जो है वो अपन बात करेंगे। तो परागण की प्रोसेस होती है, उससे पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि जो परागकण है उसकी जीवन क्षमता कितनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार परागकण बन गया तो उसके बाद में लाखों करोड़ों सालों तक वो जिंदा रहेगा और वो आगे चलकर निषेचन की प्रोसेस कर लेगा। क्योंकि अभी तक जो अपन देख रहे हैं वो क्या है, निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं वो देख रहे हैं, मतलब इसमें युग्मक वगैरह बन रहे, नर और मादा जो जन्नांग है उनका विकास हो रहा है। उसके बाद में निषेचन होगा और उसके बाद में निषेचन पश्च अवस्था जिसमें भ्रूण वगैरह बनेगा, फल वगैरह बनता है। तो जीवन क्षमता भी तो होती है। मनुष्य में अगर अपन बात करते हैं कि जो फीमेल ओवम है, जो मादा का जो अंडा है वो 48 से 72 घंटे तक वेट करता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो एक तरह से उसमें दे देगा 48 से 72 घंटे तक कोई स्पर्म आता है। शुक्राणु अगर आता है तो उससे वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा, और नहीं आता तो फिर खत्म। तो सेम ऐसे अगर परागकण की बात करें जीवन क्षमता की, तो इसकी जीवन क्षमता क्या होती है। अलग अलग प्रजातियों के जो परागकण है, प्रजातियों के पादप के जो परागकण है उसमें अलग अलग होते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 दिन 4 दिन या 5 दिन या सालों साल तक चलता रहेगा, ऐसा किसी भी पादप में यहां पर फिक्स नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं, कुछ जो आपको दे रखे हैं उसकी अगर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें जीवन क्षमता की जो निर्भरता है वो किसके ऊपर ये निर्भर करती है, इनकी जीवन क्षमता है वो, ठीक है, निर्भरता। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वैसे 2 से ज्यादा भी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर अपन बात करेंगे तो 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना, एक तो तापमान और दूसरा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तापमान और आर्द्रता, आसपास का तापमान किसी पोलन को ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को मध्यम प्रकार का चाहिए होता है। तो और आर्द्रता भी सेम वैसे ही है, ठीक है। कोई वन के अंदर किस प्रकार से रहता है, कोई मरुस्थल में किस प्रकार से रहता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि तापमान और आर्द्रता। बाकी जो वंशानुगति पर चलते हैं तो अलग अलग जो पादप है उनकी प्रजातियां है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जीन्स होंगे, उस पर भी वो निर्भर करेगा। इंटरनल जो फैक्टर है ये तो एक तरह से बाह्य फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो निर्भरता की बात कर रहे हैं तो तापमान और जो आर्द्रता है उस पर निर्भर करते हुए इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो, ठीक है। दूसरा, अब जो आपको एग्जांपल दे रखी है उसकी अगर अपन बात करें तो जो गेहूं है और जो धान है, इस प्रकार के जो पादप है, या गेहूं और धान की अगर अपन बात करें, मतलब व्हीट और राइस की आप बात करो, चावल जिसे अपन बोलते हैं, दान शब्द यूज में होता है पहले, तो उसके अंदर जो पोलन है वो लगभग 30 मिनट तक वो उसकी जीवन क्षमता होती है। वो 30 मिनट तक अगर रहता है, 30 मिनट तक मतलब पहुंचता है, और कहां पहुंचेगा वो, कुछ इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी। ये मादा का जो परिचय अपन ने देखा था पुष्प का, उसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखी थी। आपके पास अंडाशय था,
ये वर्तिका थी और ये वर्तिकाग्र था। तो जो भी है यहाँ पर पराग कोश इस प्रकार से यहां से स्फुटित होकर वो वर्तिकाग्र पर आ जाता है 30 मिनट में, तब तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पर पराग नलिका से होते हुए अंडाशय तक आ जाएगा और यहाँ निषेचन होगा। अगर 30 मिनट में नहीं आते हैं तो वो फिर जीवन क्षमता ही खो देगा, मतलब जीने की क्षमता ही खो देगा। तो फिर मृत का तो ये क्या करेगा, पुष्प कुछ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अलग अलग काजों में अलग अलग होती है, गेहूं और दाल में ऐसे 30 मिनट होती है। सेम वैसे ही कुछ फैमिलीज की अगर अपन बात करें जिसमें रोजेसी अपने पास आता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी अपने पास आता है। ये आपको जो शब्द यूज में लिए जा रहे हैं ना भाई साहब, लेग्यूमिनेसी, ये शब्द आपको मिलेंगे जो 11th क्लास का 5वां चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर। तो रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी में या सोलमेसी तीसरी जो अपने पास है। इस प्रकार के इन तीनों की कैटेगरी में आने वाले जो परागकण की यहां पर बात करते हैं, उनमें जो इनकी जीवन क्षमता होती है वो महीनों तक रह सकती है, ठीक है। जैसे 30 मिनट इसके अंदर बताया, लेकिन इनके अंदर क्या रह सकती है, महीनों तक रह सकती है उस परागकण की जीवन क्षमता। वो यहां पर आपको रिलीज होंगे स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर जाते हैं 6 महीने 8 महीने, तब भी वहां पर वो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, आजकल तो टेक्नोलॉजी वैसे ही बढ़ चुकी है। तो आप जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी जंतु का, मनुष्य के जो भी शुक्राणु या अंडे हैं उनको स्टोर करके संग्रहित करके रखा जाता है फ्यूचर के लिए, है ना। तो सेम वैसे ही यहां पर अगर अपन बात करें परागकण की, कुछ परागकण जो है उनको भी अपन स्टोर करके रख सकते हैं काफी लंबे समय तक, ठीक है, काफी लंबे समय तक अपन रख सकते हैं। और रख रहे हैं, जहां अपन उसे रख रहे हैं उसे अपन कह रहे हैं पोलेन बैंक। क्या कहते हैं, पोलेन बैंक, पराग बैंक उसे आप कह सकते हो, परागकण बैंक कह सकते हो। वहां बैंक का मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, वहां पर मिलते हैं परागकण, अलग अलग जो जाति है, जाति के पादप है उनके परागकण। तो पोलेन बैंक में जो भी परागकण है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर अपन स्टोर करके रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवित जो नाइट्रोजन है उसके अंदर अपन उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और जो तापमान होता है वो क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होता है। मनुष्य की हालत तो खराब हो जाती है, 15 से कम होता है उसके अंदर ही। तो इस टेम्परेचर पे अपन क्या कर रहे हैं, उस पराग को संग्रहित करके रख सकते हैं। और किसके लिए रख रहे हैं, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए अपन रख सकते हैं। बहुत सारी जातियां प्रजातियां विलुप्त हो रही है, तो उनके जो भी युग्मक है उनको स्टोर करके रखते हैं। इन फ्यूचर अगर उनका वापस से निषेचन करवाया जाता है तो प्रजातियों को वापस से जो उनकी संख्या बढ़ाने पर काम किया जा सकता है। इसी के लिए इन्हें भी स्टोर करके अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परागकण वाला पार्ट है यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है। एनसीईआरटी के बाद में आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं बारीक बारीक उनको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हुए उससे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एक भी चीज नहीं छूटेगी। स्टूडेंट इस टॉपिक को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप हल्के में नहीं लेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो नर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे तो जो मादा वाला पार्ट है, ठीक है, निषेचन पूर्व अपन पढ़ रहे तो मादा की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उसमें युग्मक बनते हैं, वो प्रोसेस अपन देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। गुरु बीजाणु की स्टडी अपन यहां पर करेंगे अगले सेशन में। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।